हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में दोस्तों हम पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉवर्टी के लिए आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ खंगालने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसी वीडियो में हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम गरीबी क्या है, पॉवर्टी के टाइप क्या हैं, टाइप ऑफ पॉवर्टी, और वीसीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है, आज़ादी से पहले कैसे किया जाता था, आज़ादी के बाद कैसे किया जाता है। इसी में हम कमेटीज़ जितनी भी पॉवर्टी के ऊपर आई हैं और कौन सी कमेटी ने क्या डाटा दिया हुआ है वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है और इसका क्या स्टैंडर्ड है, और क्योजिज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम गरीबी से, गरीबी के अर्थ से। तो बात करते हैं दोस्तों पॉवर्टी की, गरीबी होती क्या है। तो किस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है? तो दोस्तों उस व्यक्ति को गरीब कहा जाता है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा वो गरीब है। अब हर एक देश ने अपनी बेसिक नीड्स को अलग अलग बनाया हुआ है। जैसे अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में बेसिक नीड्स को कहा जाता है कि अगर रोटी कपड़ा और मकान, जो व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत भी अगर अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है। वहीं अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में बेसिक नीड्स को कहा है कि भाई रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर, जो व्यक्ति इनके ऊपर भी अगर खर्च नहीं कर पा रहा तो उस व्यक्ति को वे गरीब मानते हैं। तो बेसिक नीड्स को वैसे अलग अलग देश ने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे अगर बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में रोटी और कपड़ा है। वो कहते हैं कि मकान छोड़ो हम फुटपाथ पे रह लेंगे, लेकिन रोटी और कपड़ा जो व्यक्ति इनके ऊपर भी अगर खर्च नहीं कर पा रहा हम उस व्यक्ति को गरीब बोलेंगे। वहीं अगर अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो कहते हैं रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जिसको रोटी नहीं मिल रही वो गरीब है, रोटी मिल रही है तो आप गरीब नहीं हो, वो अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। तो बेसिक नीड्स को अलग अलग देश ने अपने हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं कि गरीबी के प्रकार क्या होते हैं। तो पॉवर्टी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉवर्टी का मतलब जैसे डेफिनेशन अगर इसकी लिखें तो हम इसमें कह सकते हैं एनी इंडिविजुअल वो ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज ऑब्लिक हर लाइफ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे, पॉवर्टी बोलेंगे। अब टाइप ऑफ पॉवर्टी, तो गरीबी के प्रकार, तो इसमें हम दो प्रकार की गरीबी पढ़ते हैं। पहली है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी, और दूसरी है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती क्या है दोस्तों? इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम गरीबी का जो अनुमान है दोस्तों वो पॉवर्टी लाइन के आधार पर लगाते हैं, गरीबी रेखा के आधार पर लगाते हैं। तो पॉवर्टी इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन है क्या, गरीबी रेखा है क्या? तो जो पॉवर्टी लाइन है दोस्तों वो एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब जैसे एक टोकरी मान लेते हैं, उस टोकरी में आप अपनी बेसिक नीड्स को डाल देते हैं। जैसे भारत की जो बेसिक नीड्स थी वो क्या थी? रोटी कपड़ा और मकान। उस बेसिक नीड्स के ऊपर मान लिया प्रतिदिन आप 40 रुपये, हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं 40 रुपये पर डे के हिसाब से आपका बेसिक नीड्स के ऊपर खर्चा हो रहा है प्रतिदिन का 40 रुपये। तो जो व्यक्ति 40 रुपये अगर खर्च कर देगा तो वो गरीब नहीं होगा। जो 40 से कम खर्च करेगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, और जो 40 से ज़्यादा खर्च करेगा तो वो अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। जो उस पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन में होगा, और जो उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा वो अबव पॉवर्टी लाइन होगा। अब बात करें पॉवर्टी लाइन की, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है, कितनी है? तो इंटरनेशनल में पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन के लिए ये कहा कि जो $2.15 प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति अर्न कर दे रहा है और अर्न कर लेता है तो वो गरीब नहीं होगा। मतलब पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट उन्होंने क्या सेट किया? $2.15 प्रतिदिन। जो व्यक्ति अर्न कर लेता है वो व्यक्ति गरीब नहीं है। जो इससे कम अर्न कर रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। जो इससे ज़्यादा अर्न कर रहा है वो अबव पॉवर्टी लाइन में आएगा। अब वर्ल्ड बैंक ने जो डेफिनेशन दी हुई है पॉवर्टी लाइन को वो पहले था $1.90। उसको सितंबर 2022 में उसको चेंज किया गया है। तो अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट है वो कितना है दोस्तों? वो है $2.15 प्रतिदिन वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वहीं अगर बात करें हम इंडिया की,
तो इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन का दोस्तों जो मेजरमेंट है वो किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। पहले प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग आ गया। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, नीति आयोग की नीति, जो नीति आयोग का जो नीति है उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप गूगल नहीं करेगा कोई, प्लीज़, वीडियो के अंत में मैं ही बता दूंगा क्या है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए नीति की फुल फॉर्म क्या है। तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग कार्य करने लग गया, और नीति आयोग भारत में पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट करता है। तो भारत में पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब भारत में कैसे पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट किया, जैसे वर्ल्ड में तो क्या कर दिया, जो $2.15 प्रतिदिन अर्न, यहाँ पर क्या है, कमाई के आधार पर है, लेकिन भारत में कहते हैं कि अर्निंग गई तेल लेने, हमें अर्निंग से कोई मतलब नहीं है, हम जो पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे एक्सपेंडिचर के आधार पर। तो जो भारत में पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट है दोस्तों, वो किया जाता है मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। किस पे किया जाता है, मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो एक्सपेंडिचर के आधार पर हम जो है अपनी पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट करेंगे। अब एक्सपेंडिचर के आधार पर कैसे, तो भारत में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। जैसे अगर बात करें रूरल सेक्टर की, ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 972 रुपये पर मंथ, 972 रुपीज़ पर मंथ अगर खर्च कर देता है तो वो गरीब नहीं होगा। वहीं अगर बात करें अर्बन की, शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ पर कैटेगरी बनाएगी 1407 रुपये पर मंथ। अगर 1407 रुपये पर मंथ अगर कोई व्यक्ति अगर खर्च कर देता है तो वो गरीब नहीं होगा। जो इससे कम खर्च कर रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में, और जो इससे ज़्यादा खर्च कर रहा है वो अबव पॉवर्टी लाइन। वहीं अगर डेली कंजप्शन की बात करें तो इसको आप 30 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो इसका डेली का आएगा 32 रुपये 40 पैसे प्रतिदिन का खर्च, और ये आएगा 46 रुपये 90 पैसे, 46 रुपये 90 पैसे प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। तो क्लियर है। तो भारत में पॉवर्टी लाइन नीति आयोग के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो दोनों हैं आपके सामने। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर बात करें जैसे ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो गरीबी का अनुमान है दोस्तों पॉवर्टी लाइन के आधार पर किया जाता है। पॉवर्टी लाइन अलग अलग देश ने अलग अलग कैटेगरी अपनी बनाई हुई है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है दोस्तों वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस 1990 में हुई थी। 1990 में उस समय क्या डेफिनेशन थी, तो उस समय कहते हैं डॉलर आ डे। जो डॉलर आ डे मतलब एक दिन में $1 भी अर्न नहीं कर पा रहा वो व्यक्ति गरीब होगा। और इसमें जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो। अब ये हेड काउंट रेशियो क्या होता है, जैसे इंडिया में ये हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की, मान लेते 32 रुपये 40 पैसे हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी। 32 रुपये 40 पैसे हमारी पॉवर्टी लाइन है, पर डे का खर्चा है। मान ले इसके नीचे 3 व्यक्ति हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 व्यक्ति हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 2 व्यक्ति हैं हमारे सी और डी, वो अबव पॉवर्टी लाइन है। सी और डी और ई मान लेते हैं, डी और ई। अब बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए हमारे 3। तो ये हेड काउंट रेशियो यही है कि भाई जितने पॉवर्टी लाइन से नीचे जितने हैं उनको गिन लो, उनकी मुंडी गिन लो कितने हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 और 3। तो हेड काउंट रेशियो। अब बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला सिंपल, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उनको गिन लो, बट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। मान लेते पूरे देश में टोटल 5 ही आबादी थी, तो 5 में से बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, 3, और इनटू 100। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये क्या जाता है हमारा हेड काउंट रेशियो। अब भारत में मंथली एक्सपेंडिचर के आधार पर, मतलब आप कह सकते हो कि हेड काउंट रेशियो का से भारत में भी पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर है ना। चलो, और भारत में जो पॉवर्टी लाइन है वो किसके द्वारा मेजरमेंट की जाती है, वो की जाती है नीति आयोग के द्वारा। अब पॉवर्टी लाइन
दोबारा से पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कैटेगरी बना दी गई कि भाई इस कैटेगरी से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर अबव पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट है वो दो टाइप से किया जाता है। पहला कैलोरी, कोई कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, जैसे भारत में बताया ना मंथली एक्सपेंडिचर के आधार पर। अब एक तो खर्चा हो गया और दूसरा एक होता है कंजप्शन। तो पहले कंजप्शन पे किया जाता है, बाद में खर्चे पे आए। तो पहले कंजप्शन में क्या था, कैलोरीज इनटेक। तो रूरल सेक्टर के लिए अलग कैटेगरी बनाई हुई, अर्बन सेक्टर के लिए अलग कैटेगरी बनाई हुई थी। तो रूरल सेक्टर में कहा गया था जो व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन अगर कंज्यूम कर लेता है तो वो गरीब नहीं होगा। वहीं अर्बन सेक्टर में जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन अगर कंज्यूम कर लेगा तो वो गरीब नहीं होगा। वहीं कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या था, ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ। अब जो ये डाटा है जो 32 रुपये 40 पैसे और 46 रुपये 90 पैसे है, ये डाटा किस कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो वो कमेटी थी आपकी सी रंगाराजन कमेटी। इस कमेटी का जो गठन है दोस्तों वो सन 2012 में किया गया था, लेकिन उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो जुलाई 2014 में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ये डाटा कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था जो व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये 40 पैसे और 46 रुपये 90 पैसे जो व्यक्ति प्रतिदिन अगर कंज्यूम कर लेता है तो व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और इससे जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है वो अबव पॉवर्टी लाइन, और जो इससे कम कंज्यूम कर रहा है वो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसके बाद देखते हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी। देखो रिलेटिव पॉवर्टी, अब रिलेटिव पॉवर्टी में जो गरीबी का अनुमान है दोस्तों, गरीबी का कैसे लगाया जाता है, तो एब्सोल्यूट में क्या था, पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर। रिलेटिव पॉवर्टी में आ गया कंपैरिजन के बेसिस पर, कि इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको कंपैरिजन के आधार पर आप देख लो कि कौन गरीब है। जैसे अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर, देखो 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे, 3 व्यक्ति हैं। पहला है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है मुकेश अंबानी और तीसरा है इलोन मस्क। देखो ऑब्वियसली ये तीनों गरीब नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन देखें तो सचिन तेंदुलकर मुकेश अंबानी के मुकाबले क्या है, गरीब है। वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी इलोन मस्क के सामने क्या है, एक तरीके से गरीब है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में गरीबी का जो आकलन है दोस्तों कंपैरिजन के आधार पर किया जाता है, कि कंपैरिजन में देखो कि कंपैरेटिवली कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। अब ये क्यों किया गया, क्यों रिलेटिव पॉवर्टी का जो अनुमान है दोस्तों वो लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है कि गवर्नमेंट को पता हो कि कितने लोगों जो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, और उसमें भी कंपैरिजन देखो कि कौन रिलेटिवली ज़्यादा गरीब है। और ज़्यादा गरीब है मतलब उसकी ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी, जो कम गरीब है उसकी कम मदद करनी पड़ेगी, कि हल्की सी मदद कर दो, ये जो है बंदा जो गरीब है ये बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, वो अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 4 व्यक्ति हैं, मान ले पॉवर्टी लाइन हमने डिसाइड की 50 रुपये पर, 50 रुपये पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर ली। 4 व्यक्ति थे, एक ए व्यक्ति, एक बी व्यक्ति, एक सी है और एक डी है। ए व्यक्ति अर्न कर रहा है 45 रुपये, बी व्यक्ति अर्न या कंज्यूम कर रहा है 40 रुपये, सी व्यक्ति 35 रुपये और डी व्यक्ति 30 रुपये। अब गवर्नमेंट रिलेटिवली गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, इसमें डी है। वैसे तो सारे के सारे गरीब हैं, ए भी गरीब है, बी भी गरीब है, सी भी है और डी भी है। अब रिलेटिवली अगर गरीब देखें तो डी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सी गरीब है, फिर बी है और फिर ए है। अब गवर्नमेंट जो है स्कीम बनाती है तो स्कीम में डाटा देखती है कि भाई रिलेटिवली पॉवर्टी के आधार पर डाटा देखो कि कितने लोग इससे नीचे हैं, कितने इससे नीचे हैं, कितने उससे नीचे हैं। तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो स्कीम बनाती है कि भाई इतनी से अगर इतना सा कंजप्शन अगर हम इस सेक्टर पर बढ़ा दें तो इतने लोग, मान लेते हैं ए जो ये ग्रुप है यहाँ पर 10,000 लोग थे, 10,000 लोग थे, अगर सरकार हल्का सा अगर किसी XYZ सेक्टर पर अगर खर्च कर दे तो ये 10 लोग 45 की बजाय 50 रुपये या 55 रुपये जो है कंजप्शन कर पाएंगे। जैसे मान लेते सब्सिडी ही दे दी, XYZ चीज़ पे सब्सिडी दे दी, जब सरकार ने सब्सिडी दी तो इनका कंजप्शन कम हुआ तो ये दूसरे सेक्टर पर अपना कंजप्शन बढ़ा देंगे। अगर वो कंजप्शन बढ़ा देंगे तो इनका जो कंजप्शन है वो पैसा बचेगा तो कंजप्शन इन्होंने अपना बढ़ा दिया, तो 45 की बजाय कितना कंजप्शन हो गया, 55 हो गया। तो वहाँ पर उनका अंदाज़ा लग जाता है कि भाई इतने लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे, इतने बिलो पॉवर्टी लाइन में और इतने ऊपर आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव पॉवर्टी का मेजरमेंट है वो क्यों किया जाता है। अब मेजरिंग मेथड ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, इसमें 3 टाइप से हम रिलेटिव पॉवर्टी का जो मेजरमेंट करते हैं। एक है लोरेंज कर्व के द्वारा, दूसरा है गिनी कोफिशिएंट और तीसरा है IQR। ये है आपका इनकम क्वांटाइल रेशियो। तो बारी बारी से एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला है आपका लोरेंज कर्व।
तो जो लोरेंज कर्व है दोस्तों वो 1905 में मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा डेवलप किया गया। तो लोरेंज कर्व किसके द्वारा डेवलप किया गया? मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा डेवलप किया गया था सन 1905 में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में एक तरफ ले लिया परसेंटेज ऑफ इनकम या लोगों की इनकम, और नीचे ले लिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कितने परसेंट उसमें आबादी रहती है। एक 45 डिग्री पर एक लाइन खींच दी इन्होंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको बोला गया लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 45 डिग्री पे बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींची गई जिसको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। अब फिर उसके बाद एक कर्व बना दिया गया, ये मान लिया एक्स लोरेंज कर्व है, जो ये लाल लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये लोरेंज कर्व बना दिया इन्होंने। अब ये लोरेंज कर्व क्या बनाया, जैसे इनकम मान ली किसी की, मान लिया 15 रुपये इनकम है, तो वो कितने व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्ति आगे मान लिया जैसे 10 आ गए, 10। फिर 20 रुपये इनकम हुई तो 20 में कितने आ गए, वो मान लेते हैं ये 10 थे तो ये मान लेते हैं 20 हो गए। फिर वहीं 30 हुई तो 30 में कितने आ गए, वो मान लेते हैं 40 हो गए। तो ये पॉइंट आ गए, डॉट आ गए, उनके आधार पर जो ये कर्व बना दिया गया हमारा। तो ये कौन क्या कर्व आ गया, ये लोरेंज कर्व आ गया। अब लोरेंज कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर होगा, लोरेंज कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर होगा वहाँ पर इनइक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और लोरेंज कर्व के मतलब ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लोरेंज कर्व जितना नज़दीक होगा वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि लोरेंज कर्व एक्चुअल में क्या होता है, यह दो लोगों की आय के स्तर की तुलना करता है और बताता है कि कौन ज़्यादा गरीब है और कौन कम गरीब है। क्लियर ना? तो लोरेंज कर्व में लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। जो जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना कम होगा, और जितना नज़दीक होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ पर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना अच्छा माना जाता है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये है क्या? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ भी वर्ड आ जाए ना वहाँ पर अमीर और गरीब का फासला आ जाता है। अमीरों और गरीबों के बीच में कितना ज़्यादा फासला है ना? तो बहुत सारे लोगों की जो आय का स्तर है वो लगभग सेम सा ही है। जैसे अब बात करें कि अगर भारत की बात करें तो भारत में अंबानी के पास कितना ज़्यादा पैसा है ना? अकेले के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया, मतलब भारत में ओवरऑल जितना पैसा है ना और 10% लोगों के पास ही है ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर है कि एग्जाम्पल क्या, मतलब आप डाटा ही ले सकते हो कि ओवरऑल भारत में जितना पैसा है मैक्सिमम 10% लोगों के पास है, और थोड़ा बहुत पैसा भारत की 90% आबादी के पास है। मतलब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है, अमीर और गरीबों के बीच में फासला बहुत ज़्यादा है। तो ये उसी को कम करने के लिए या उसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए लोरेंज कर्व बनाया गया था कि भाई लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जितना कर्व आएगा, लोरेंज कर्व जितना आएगा वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा होगा, और जितना दूर होगा वो इतना ही बेकार होगा। मतलब उस देश में उतने % पॉपुलेशन जो है गरीबी में जी रही है। तो क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद गिनी कोफिशिएंट कर्व आया। अब उस गिनी कोफिशिएंट कर्व क्यों आया, तो उसके लिए आप देखो, अब हर एक व्यक्ति को आप कर्व बना कर तो दिखा नहीं सकते कि भाई देखो ये कर्व है हमारा, बार बार कि इतना कर्व बनाओगे। मैथमेटिकल जो इक्वेशन है या डिजिटलाइज जो है उसको तो मेज़र करना पड़ेगा ना। तो लोरेंज कर्व को ही डिजिटलाइज मेज़र किया गया, लोरेंज कर्व को ही डिजिटलाइज्ड मेजर किया गया है, वो गिनी कोफिशिएंट में किया गया है। तो गिनी कोफिशिएंट को सन 1912 में कोराडो गिनी के द्वारा जो है मेज़र किया गया था, डेवलप किया गया था। अब इसमें जो गिनी कोफिशिएंट है मैथमेटिकली मेज़र किया जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है आपकी 0 से 1 के बीच में। वो किस किस के बीच में आ जाती है, तो वो आ जाती है 0 से 1 के बीच में। अब वैल्यू कैसे आती है, अब देखो, एक मान लेते हैं लोरेंज, एक ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मान लेते हैं लोरेंज कर्व है, ये क्या है, लोरेंज कर्व। अब लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लोरेंज कर्व के बीच का एरिया आ जाता है, मान लिया ये एरिया है ए, और ये मान लेते हैं यहां, तो ये एरिया कितना हो गया, एक सेकेंड, ये आ गया हमारा लोरेंज कर्व। अब लोरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का एरिया, ये वाला एरिया आ गया ए, और लोरेंज कर्व से नीचे वाला एरिया, ये एरिया आ गया हमारा बी। अब गिनी कोफिशिएंट कैसे मेज़र किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ए एरिया डिवाइडेड बाय ए और बी का सम। तो यहाँ से जो है गिनी कोफिशिएंट निकाला जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। अब ये वैल्यू कैसे 0 और 1 के बीच में आएगी, तो 0 पे होगी तो क्या होगा, 1 पे होगी तो क्या होगा। अब देखो,
अगर जो हमारा जो एक और डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो ये जो लोरेंज कर्व है दोस्तों, वो लोरेंज कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल ऊपर आ गया, बिल्कुल ऊपर ही आ गया, इसके बिल्कुल ऊपर, उन दोनों के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है। तो जो ए एरिया होगा, तो ए एरिया तो है ही नहीं, बिल्कुल लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हो गई जीरो। ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब ए की वैल्यू जीरो को जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी आ जाए तो वो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मतलब अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर जीरो है, मतलब उस देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, मतलब सारा का सारा कंप्लीट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब परफेक्ट इक्वलिटी होगी। परफेक्ट क्या होगी, इक्वलिटी होगी, परफेक्ट इक्वलिटी। अरे क्या लिख दिया, परफेक्ट इक्वलिटी। क्लियर। वहीं अगर देखो जो लोरेंज कर्व है दोस्तों, वो बिल्कुल हमारा बिल्कुल इसके नीचे आ गया, मतलब लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से कंप्लीट दूर, बना ही नहीं, मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं है, जीरो व्यक्ति कोई है, मतलब सारे के सारे कंप्लीट लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। ए का जो बी है, ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। एक सेकंड, मैं गलत बता रहा हूँ, ए और बी बराबर नहीं है, मतलब सारा का सारा एरिया ही ए है, मतलब बी क्या है, जीरो है। लोरेंज कर्व के नीचे जगह ही नहीं है, ये हमारा मान ली ये था कर्व, तो इसमें सारा का सारा जो लोरेंज कर्व वो आ गया हमारा ये वाला, मतलब बी का एरिया क्या है, जीरो, कंप्लीट ए है। अगर बी जीरो हो गया तो ए अपॉन में ए हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वन। तो अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। वो कब आएगी, जब बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो बी क्या होता है, एरिया बिलो लोरेंज कर्व। बी क्या होता है, एरिया बिलो लोरेंज कर्व। तो अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर वन आ गई तो वहाँ पर होता है परफेक्ट इन इक्वेलिटी, परफेक्ट इन इक्वेलिटी, तो परफेक्टली इन इक्वेलिटी। क्लियर है। तो गिनी कोफिशिएंट में जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में होती है। और कैसे फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन में ए प्लस बी। अब ए क्या है, एरिया अबव लोरेंज कर्व, और लाइन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का एरिया को हम ए बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया, एक सेकेंड, ये वाला एरिया ए हो जाएगा और ये वाला एरिया हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। तो ए अपॉन में ए प्लस बी दोनों का टोटल करके हम गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, जीरो से एक के बीच में रहती है। अगर एक होगा तो परफेक्ट इन इक्वेलिटी होगी। इसको ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि एक होगा तो क्या होगा और जीरो पे क्या होगा, परफेक्ट इक्वेलिटी होगी। तो लोरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो लोरेंज कर्व का जो डेवलपमेंट है वो 1905 में हुआ, और गिनी कोफिशिएंट लोरेंज कर्व का ही एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको डेवलप किया गया था कोराडो गिनी के द्वारा 1912 में। अब इसके बाद देखते हैं IQR क्या होता है। देखो IQR, इनकम क्वांटाइल रेशो। देखो IQR में क्या होता है, इसमें इनकम ऑफ टॉप 20% पीपल, मतलब 20% अमीर लोगों की इनकम, जो टॉप अमीर हैं, और जो लोवेस्ट हैं लोग, उसमें 20% लोगों की इनकम, उसका जो रेशियो है वो निकाला जाता है उसके आधार पर। अब देखो IQR जितना ज़्यादा होगा, IQR जितना ज़्यादा होगा उतना इनकम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में होंगी, मतलब आय की असमानता उतनी ज़्यादा होगी। अब देखो रेशियो ज़्यादा होने का मतलब क्या, मान लिया यहाँ पर इनकम ऑफ लोवेस्ट 20% पीपल की इनकम आ रही थी मान लिया 10, और इनकी इनकम आ रही थी 80, तो इनकम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर गैप कम होगा, मान लिया इनकम ऑफ लोवेस्ट 20% पीपल के पास था मतलब 40, और उनके पास कितना है मान लिया 50 इनकम, और वो टोटल गैप कितना आ रहा है, वो काफ़ी कम आ रहा है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उतनी कम होंगी। जैसे मैं एग्जांपल इंडिया का लिया था कि लगभग 10% लोगों के पास में ओवरऑल भारत का लगभग 70-80-85% जो पैसा है वो 10 से 20% लोगों के पास है, बाकी बचा हुआ पैसा वो बाकी लोगों के पास है। तो यहाँ पर इंडिया में भी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है,
मतलब वो भी कैसे निकाला था दोस्तों डाटा, वो भी इनकम क्वार्टाइल रेशियो के आधार पर निकाला गया था। तो इनकम क्वार्टाइल रेशियो का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या होता है फॉर्मूला कि इनकम ऑफ टॉप 20% डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ लोवेस्ट 20% पीपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने डाउट भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हुडा स्टडी टिप्स के नाम से ही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर वीडियो से रिलेटेड सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, पिन अप भी कर दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो, पॉवर्टी हम देख चुके, पॉवर्टी का मीनिंग हमने देख लिया। टाइप ऑफ पॉवर्टी, इसमें रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दोनों हम देख चुके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। तो गरीबी का दुष्चक्र है दोस्तों, ये विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। ये जो थ्योरी है रैगनर नोरकस के द्वारा दी गई थी। रैगनर नोरकस के द्वारा जो है थ्योरी वो दी गई थी। इसमें ये जो थ्योरी है दोस्तों, ये क्या कहती है, ये कहती है जो गरीबी है ना दोस्तों, गरीबी ही उसका कारण है। मतलब गरीबी का कारण कोई और नहीं, गरीबी खुद है। समझ पा रहे हैं बात को कि क्या कह रहा हूँ, कि गरीबी का जो कारण है वो गरीबी खुद है। ये थ्योरी बताती है, और इसी को हम विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। तो विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसके द्वारा दी गई, ये दी गई आपकी रैगनर नोरकस के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया कि जो गरीबी का कारण खुद गरीबी ही है। कोई व्यक्ति अगर गरीब है क्योंकि वह गरीब है, आप इसको लिख सकते हो। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉज ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी इटसेल्फ। अ पर्सन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर। गरीबी का कारण गरीबी ही है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये इस जो थ्योरी है उसका जो सार है दोस्तों वो यही निकलता है। और इसमें क्या कहा, देखो ये गरीबी का जो विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसका ये डायग्राम हमें दिखाया गया, शो किया गया। देखो शुरुआत होती है, देखो गरीबी जो आई है दोस्तों वो क्यों आई है गरीबी। अगर गरीब वहाँ पर क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों का अभाव है। वहाँ पर क्या है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर संसाधनों की कमी होगी दोस्तों तो प्रोडक्शन कम होगा। संसाधनों की कमी है तो कम प्रोडक्शन होगा। अगर कम प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी कम होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कम होगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है तो लोगों की इनकम कम होगी। अगर लोगों की इनकम कम होगी तो लोग सेविंग कम करेंगे, सेविंग कम होगी। अगर लोगों की सेविंग कम होगी तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, और वहीं अगर इन्वेस्ट कम कर रहे हैं लोग तो गरीबी है। इन्वेस्ट कम करेंगे तो क्या ज़्यादा होगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी। वही पॉवर्टी फिर दोबारा से वही चक्कर। पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है। अगर संसाधन अगर अवेलेबल होते, रिसोर्स अगर अवेलेबल होते, प्रचुर मात्रा में अगर होते, तो हम रिसोर्स का यूज़ करके, रिसोर्स होते क्या है दोस्तों, पहले तो आप ये बात समझो कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स मतलब हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है वो रिसोर्स है। अब पैसा कैसे कमाते हैं हम, रिसोर्स का यूज़ करके। अब इकोनॉमिक्स का मतलब हमें यही तो सिखाता है ना कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स यही तो बताती है कि रिसोर्स का यूज़ कैसे करना है ताकि हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो पैसा कैसे कमाया जाता है, रिसोर्स का यूज़ करके। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हम पैसा कम कमा पाएंगे, प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। तो वही चीज़ हमारे सामने फिर दोबारा आ जाती है कि संसाधनों की कमी के कारण प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होता है तो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी कम होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, फिर इनकम कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो उनकी जो सेविंग है वो कम होगी, सेविंग कम होगी तो वो इन्वेस्ट कम कर पाएंगे, और इन्वेस्ट कम होगा तो ऑलरेडी बात है, वही बात है कि उस देश में क्या होगी, पॉवर्टी होगी। तो ये विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो डायग्राम है, जो मैप है, वो आपके सामने है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, विशिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लेते हैं, उसके बाद आपका
एक सेकेंड, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लेते हैं। उसके बाद आपका इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्योजिज ऑफ पॉवर्टी, और लास्ट में हम देखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। उसमें सारी की सारी आपकी जो कमेटीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों, जो ये MPI है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सन 2010 में OPHI मीन्स ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियल, इसकी सहायता से डेवलप किया था। तो क्या जो MPI है वो सन 2010 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा OPHI की सहायता से डेवलप किया गया था। दोस्तों, इसमें जो इसकी MPI की जो रिपोर्ट है वो UNDP और OPHI दोनों मिलकर इसकी जो रिपोर्ट है वो बनाते हैं और पेश करते हैं। तो UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और OPHI का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियल। दोस्तों, MPI में पॉवर्टी को नापने के लिए टोटल इसमें 10 इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। टोटल 10 इंडिकेटर का इसमें यूज़ किया जाता है जो आपके सामने है। इसमें बेसिकली 3 चीज़ों पे ऊपर फोकस किया जाता है। पहला हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इन 3 डायमेंशन के आधार पर 10 इंडिकेटर दिए गए हैं हमें। हेल्थ सेक्टर में 2 हैं। पहला है न्यूट्रिशंस, जो बच्चों को कितना पोषण मिलता है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन में 2 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, स्कूलिंग ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूलिंग स्कूल अटेंडेंस। ऐसे ही लिविंग स्टैंडर्ड में 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और असेट्स यानी कि संपत्ति वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन 10 इंडिकेटर की सहायता से MPI की जो रिपोर्ट है वो OPHI और UNDP दोनों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है और पेश की जाती है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में 10 इंडिकेटर नहीं, टोटल भारत में 12 इंडिकेटर के ऊपर काम किया जाता है। मेन यही रहते हैं तीनों। हेल्थ सेक्टर वहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 आ गए। इसमें मैटरनल हेल्थ भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन में सेम रहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक और आ जाता है बैंक अकाउंट। तो ये एक्स्ट्रा इंडिया में जो नेशनल लेवल पर जो MPI जो रिपोर्ट है जो नीति आयोग के द्वारा पेश की जाती है, उसमें टोटल 12 इंडिकेटर हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाती है उसमें टोटल 10 इंडिकेटर हैं। अगर हम बात करें जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा MPI की जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें, तो जो इंडिया का जो स्थान है दोस्तों, वो रैंक है वो 62वें नंबर पे है। 62 रैंक है इंडिया की 107 देशों में। और MPI रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 5.9 बिलियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के सामने का जो डाटा है MPI का 2023 रिपोर्ट के अनुसार वो ये आपके सामने है। आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? बिहार। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? बिहार। और बाकी आपको ये नोट्स जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा इनको, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे कम केरला में। और अगर वहीं बात की जाए यूनियन टेरिटरी की तो सबसे ज़्यादा आगे आपके दादर नागर हवेली, और सबसे कम है आपका पुडुचेरी में। क्लियर है? ठीक है। ये क्या थे? हेड काउंट रेशो, कितना % आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है उसके हिसाब से। दोस्तों अब देखते हैं क्योजिज ऑफ पुअर्टी, गरीबी के कारण क्या है। क्योज ऑफ पुअर्टी, पहला रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, जिसकी वजह ऑब्वियसली बात है अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ेगी। लैक ऑफ एडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट, पर्याप्त औद्योगिकरण का अभाव होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा तो आप एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से भी गरीबी बढ़ेगी। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, संसाधनों का कम उपयोग। अगर आप रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइज नहीं करोगे, अंडर यूटिलाइज करोगे, तो भी आपके देश में क्या बढ़ेगी? गरीबी बढ़ेगी। अगला है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी को जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए अगर उस हिसाब से डेवलप नहीं करेगी, उससे कम रेट पे करेगी, तो भी एक देश में क्या आ जाएगी? गरीबी आएगी। तो ये भी एक गरीबी का कारण बनता है। अगला है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर
का बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं होगा तो आपके देश में डेवलपमेंट नहीं आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। अगला है इनइक्वालिटी, असमानता। अगर किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, मतलब अमीर अमीर है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो भी इन फ्यूचर आगे चल के उस देश में गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, तो ये भी एक गरीबी का कारण। तो दोस्तों अब तक पॉवर्टी, टाइप ऑफ पॉवर्टी, विसीसी, सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एमपीआई, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, क्या जो पॉवर्टी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। भारत में गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता था, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, तो इसको देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद जो पॉवर्टी कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन, आज़ादी से पहले पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे किया जाता था। तो सबसे पहले दादा भाई नारोजी के द्वारा उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी की किताब, उसमें पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन है वो दिया गया था, जिसको 16 से 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर रखा गया था। इसमें बेसिकली जो कॉस्ट है वो मिनिमम बेसिक डाइट की कॉस्ट इसमें इंक्लूड की गई थी, जिसमें आपका चावल, दाल, मटन, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल, सॉल्ट आदि को इसमें शामिल किया गया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति प्रति वर्ष अगर 16 से 35 रुपये पर कैपिटा पर ईयर मतलब अगर है, उससे कम है तो उसको पॉवर्टी लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन में रखो, अगर उससे ज़्यादा है तो अबव पॉवर्टी लाइन में रखो। इनके लिए कोई बेसिक फार्मूला वगैरह कोई नहीं बनाया गया था, ये सब एक अंदाजे के तौर पर एक अंदाज़ा लगाया गया था, जिस आधार पर ये जो डाटा है वो बताया गया था। इसके बाद लगभग 70-80 साल के बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है, और यह गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके जो चेयरमैन है दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा सजेशन दिया गया, जिसमें जो पॉवर्टी लाइन है वो मिनिमम 15 से 20 रुपये पर कैपिटा पर मंथ रखा गया था, और वहाँ पर था पर ईयर, वहाँ पर क्या था पर ईयर, इसमें रखा गया पर मंथ, जिसमें मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी इसमें शामिल किया गया था कि भाई 15 से 20 रुपये पर कैपिटा पर मंथ अगर कोई व्यक्ति अगर अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे या लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर मिनिमम अगर इतना भी खर्च कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी, अगर इतना नहीं कर पा रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर इससे ज़्यादा कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन। तो मिनिमम क्राइटेरिया 15 से 20 रुपये। फिर इसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान, जो कि 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था, उसमें जो पॉवर्टी लाइन है वो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 75 रुपये पर कैपिटा पर ईयर उसमें उन्होंने रखने का इसमें जो है सुझाव दिया गया था। तो आज़ादी से पहले ये 3 जो है टोटल ओवरऑल एस्टिमेशन दिए गए थे। सबसे पहला दादा भाई नारोजी के द्वारा, सेकंड नेशनल प्लानिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेटअप किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उन्होंने पॉवर्टी लाइन का जो सजेशन है वो 15 से 20 रुपये पर कैपिटा पर मंथ रखने का सुझाव दिया। फिर उसके बाद बॉम्बे प्लान, जिन्होंने पर कैपिटा पर ईयर उसको 75 रुपये का रखने का जो सुझाव दिया गया था। फिर इसके बाद आज़ादी के बाद जो है सबसे पहला अटेम्प्ट गाडगिल कमेटी के द्वारा, जिसके जो चेयरमैन है, ये जो कमेटी का गठन है दोस्तों वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था, जिसके चेयरमैन DR गाडगिल, तो उनके द्वारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पर जो पॉवर्टी लाइन है उसको मिनिमम 20 रुपये रखने का सुझाव दिया था। एक्चुअल में इसमें लिखना रह गया, ये जो 20 रुपये रखने का जो सुझाव है दोस्तों वो रूरल सेक्टर के लिए था, अर्बन सेक्टर के लिए 25 रुपये रखा गया था। अर्बन सेक्टर के लिए कितना, 25 रुपये। अर्बन सेक्टर के लिए मिनिमम पॉवर्टी लाइन जो है वो कितनी डिसाइड की गई थी, 25 रुपये, और रूरल के लिए 20 रुपये। इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो किसके द्वारा थी ये, DR गाडगिल कमेटी, DR गाडगिल। इसके बाद 1971 में 1971 में एक और कमेटी का गठन किया जाता है, वो डांडेकर रथ फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नीलकंठ डांडेकर और N रथ दोनों ने मिलकर साइंटिफिकली मेथड से जो पॉवर्टी लाइन का जो गठन है वो एस्टिमेशन है वो किया गया था। इसमें ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पर था कि भाई अब तक एक्सपेंडिचर को हम ले रहे थे, ये कैलोरी इनटेक के ऊपर आया, जिसमें अर्बन और रूरल सेक्टर दोनों के लिए
जो कॉमन क्राइटेरिया है कैलोरीज इनटेक का, उसको 2250 कैलोरी पर डे का जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया इसमें रखा गया। इन्होंने कहा कि अर्बन और रूरल सेक्टर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति रहता है, मिनिमम 2250 कैलोरी उसको पर डे रिक्वायरमेंट है। अगर इससे कम अगर कंज्यूम कर रहा है कैलोरी तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन में। फिर 1977 में प्लानिंग कमीशन के टास्क फोर्स के द्वारा जो है पॉवर्टी लाइन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो फूड और एनर्जी पर डे के आधार पर ही लिया गया था। इसी के आधार पर 1979 में अलग कमेटी जिसके चेयरमैन वाई के अलग थे, उनके द्वारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए जो है डाटा पहली बार पब्लिश किया गया। और इन्होंने जो ऊपर 2250 कैलोरी पर डे रूरल और अर्बन जो कॉमन दिया गया था, डांडे का रथ फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, इन्होंने उसको बाय फॉरगेट कर दिया और वो कहा कि उन्होंने कि भाई 2400 कैलोरी तो हमें रूरल एरिया में चाहिए और 2100 कैलोरी हमारी अर्बन एरिया में चाहिए। तो उन्होंने इसको तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया कि भाई अर्बन और रूरल सेक्टर के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्लासीफाई कर दिया कि भाई अर्बन एरिया में हमें 2100 कैलोरी चाहिए और रूरल एरिया में मिनिमम 2400 कैलोरी हमें प्रतिदिन आवश्यकता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक? तो जो ये जो डाटा है इनके द्वारा जो बेस ईयर है वो 1973-74 उसको क्राइटेरिया बनाकर जो है डाटा उनके द्वारा सुझाव है उनके द्वारा दिया गया था। अगर बात करते हैं इनके बाद तो 1993 में लक्कड़वाला कमेटी जिसके चेयरमैन थे DT लक्कड़वाला, उन्होंने सुझाव दिया था पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन है वो रूरल और अर्बन एरिया के लिए नहीं, आप इसको इन्फ्लेशन के आधार पर बनाओ और इन्फ्लेशन में भी रूरल और अर्बन एरिया को अलग अलग बाय फॉरगेट मत करो। उसमें आप जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनके आधार पर बनाओ और जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं उनके आधार पर बनाओ। तो रूरल और अर्बन एरिया के लिए नहीं, एग्रीकल्चर वर्कर और इंडस्ट्रियल वर्कर को किस हिसाब से महंगाई पड़ रही है, किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं और कितना उनको सामान महंगा मिल रहा है, क्या क्या चीज़ कितने में मिल रही है, उस हिसाब से और इन्फ्लेशन को उसमें इंक्लूड करके उस हिसाब से आप पॉवर्टी लाइन को जो है वो एस्टीमेट करो। ये सजेशन जो है DT लक्कड़वाला कमेटी के द्वारा दिया गया था, सुझाव दिया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जिसका गठन सन 2004 में हुआ था, लेकिन इनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सन 2009 में पेश की गई थी। तो रिपोर्ट आई थी 9 में और कमेटी का गठन है दोस्तों वो सन 2004 में ही कर लिया गया था। और इस कमेटी के द्वारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है रूरल सेक्टर के लिए जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो 816 रुपये रखा गया था और अर्बन सेक्टर के लिए जो कंजप्शन है वो 1000 रुपये रखा गया था। फिर बात करें सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बाद C रंगाराजन कमेटी का गठन किया जाता है सन 2012 में, जिन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो जुलाई 2014 में पेश की थी। और ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अर्बन सेक्टर के लिए मिनिमम 972 रुपये और अर्बन सेक्टर के लिए 1407 रुपये पर ईयर डाटा जो है वो मिनिमम एस्टिमेशन पॉवर्टी लाइन के लिए रखा गया था। इसके बाद अगर बात करें हम इंडिया की एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम हेड काउंट रेशियो मेथड का यूज़ करके जो है पॉवर्टी का एस्टीमेट किया जाता है, जिसके लिए जो डाटा है वो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और पॉवर्टी का एस्टीमेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता था। और ये डाटा इकट्ठा करके पॉवर्टी का एस्टीमेशन करके वो डाटा प्रोवाइड कर देते थे पहले प्लानिंग कमीशन को। और 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। तो ये नीति आयोग को उसका जो वो है क्या नाम है डाटा एस्टीमेट लगाकर पॉवर्टी लाइन का एस्टीमेट लगाकर वो उनको प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन 23 मई सन 2019 को NSSO और CSO इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सन 2019 में इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया NSO। तो अब पॉवर्टी के लिए जो एस्टिमेशन है, जो डाटा है, वो कौन इकट्ठा करता है और कौन एस्टिमेट लगाता है, तो वो NSO लगाता है। लेकिन डाटा को पब्लिश करने का काम किनका है, वो है नीति आयोग का। तो ये था सारा आपका कंप्लीट पॉवर्टी के ऊपर, जिसमें हमने पॉवर्टी देखा, पॉवर्टी क्या होती है, टाइप ऑफ पॉवर्टी, VCC सर्कल ऑफ पॉवर्टी,
पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे किया गया, कौन कौन सी कमेटी आई, उन्होंने अपना क्या क्या सुझाव दिए थे पॉवर्टी लाइन के लिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन और क्योज ऑफ पॉवर्टी। तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।